हम सुनने जा रहे हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, इसका भाग 3 और भाग 3 का अध्याय 20, जिसका शीर्षक है काशी में। ये यात्रा कलकत्ते से राजकोट तक की थी। इसमें काशी, आगरा, जयपुर, पालनपुर और राजकोट जाना था। इतना देखने के बाद अधिक समय कहीं देना संभव न था। हर जगह मैं एक एक दिन रहा था। पालनपुर के सिवा सब जगह मैं धर्मशाला में अथवा यात्रियों की तरह पंडों के घर ठहरा। जैसा कि मुझे याद है, इतनी यात्रा में गाड़ी भाड़े के सहित मेरे कुल 31 रुपये खर्च हुए थे। तीसरे दर्जे की यात्रा में भी मैं अक्सर डाक गाड़ी छोड़ देता था, क्योंकि मैं जानता था कि उसमें अधिक भीड़ होती है। उसका किराया भी पैसेंजर गाड़ी या सवारी गाड़ी के तीसरे दर्जे के किराए से अधिक होता था। ये एक अड़चन तो थी ही। तीसरे दर्जे के डिब्बों में गंदगी और पाखानों की बुरी हालत तो जैसी आज है वैसी ही उस समय भी थी। आज शायद थोड़ा सुधार हो तो बात अलग है, पर पहले और तीसरे दर्जे के बीच सुभीतों का फ़र्क मुझे किराए के फ़र्क से कहीं ज़्यादा जान पड़ा। तीसरे दर्जे के यात्री भेड़ बकरी समझे जाते थे और सुभीते के नाम पर उनको भेड़ बकरियों के से डिब्बे मिलते हैं। यूरोप में तो मैंने तीसरे ही दर्जे में यात्रा की थी। अनुभव की दृष्टि से एक बार पहले दर्जे में भी यात्रा की थी। वहाँ मैंने पहले और तीसरे दर्जे के बीच यहाँ के जैसा फ़र्क नहीं देखा। दक्षिण अफ्रीका में तीसरे दर्जे के यात्री अधिकतर हबशी ही होते हैं, लेकिन वहाँ के तीसरे दर्जे में भी यहाँ के तीसरे दर्जे से अधिक सुविधाएं हैं। कुछ प्रदेशों में तो वहाँ तीसरे दर्जे में सोने की सुविधा भी रहती है और बैठकें गद्दीदार होती हैं। हर खंड में बैठने वाले यात्रियों की संख्या की मर्यादा का ध्यान रखा जाता है। यहाँ तो तीसरे दर्जे में संख्या की मर्यादा पाले जाने का मुझे कोई अनुभव ही नहीं है। रेलवे विभाग की ओर से होने वाली इन असुविधाओं के अलावा यात्रियों की गंदी आदतें सुघड़ यात्री के लिए तीसरे दर्जे की यात्रा को दंड स्वरूप बना देती हैं। चाहे जहाँ थूकना, चाहे जहाँ कचरा डालना, चाहे जैसे और चाहे जब बीड़ी पीना, पान तंबाकू चबाना और जहाँ बैठे वहीं उसकी पिचकारियाँ छोड़ना, फर्श पर जूठन गिराना, चिल्ला चिल्ला कर बातें करना, पास में बैठे हुए आदमी की सुख सुविधा का विचार न करना और गंदी बोली बोलना, ये तो सार्वत्रिक अनुभव है। तीसरे दर्जे की यात्रा के अपने 1902 के अनुभव में और 1915 और 1919 तक के मेरे अनुभव दूसरी बार के ऐसे ही अखंड अनुभव में मैंने बहुत अंतर नहीं पाया। इस महाव्याधि का एक ही उपाय मेरी समझ में आया है, और वो यह है कि शिक्षित समाज को तीसरे दर्जे में ही यात्रा करनी चाहिए और लोगों की आदतें सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा रेलवे विभाग के अधिकारियों को शिकायत कर कर के परेशान कर डालना चाहिए। अपने लिए कोई सुविधा प्राप्त करने या प्राप्त सुविधा की रक्षा करने के लिए घूस रिश्वत नहीं देनी चाहिए।
और उनके एक भी गैर कानूनी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मेरा यह अनुभव है कि ऐसा करने से बहुत कुछ सुधार हो सकता है। अपनी बीमारी के कारण मुझे सन 1920 से तीसरे दर्जे की यात्रा लगभग बंद कर देनी पड़ी है। इसका दुख और लज्जा मुझे सदा बनी रहती है, और वह भी ऐसे अवसर पर बंद करनी पड़ी जब तीसरे दर्जे के यात्रियों की तकलीफ को दूर करने का काम कुछ ठिकाने लग रहा था। रेलों और जहाज़ों में गरीब यात्रियों को कष्ट जो भोगने पड़ते हैं, उनमें वृद्धि, व्यापार के निमित्त से विदेशी व्यापार को सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुचित सुविधाएं आदि बातें इस समय हमारे लोक जीवन की बिल्कुल अलग और महत्व की समस्या बन गई हैं। अगर इसे हल करने में एक दो चतुर और लगन वाले सज्जन अपना पूरा समय लगा दें तो अधिक नहीं कहा जाएगा। पर तीसरे दर्जे की यात्रा की इस चर्चा को अब यहीं छोड़कर मैं काशी के अनुभव पर आता हूँ। काशी स्टेशन पर मैं सवेरे उतरा। मुझे किसी पंडे के यहाँ ही उतरना था। कई ब्राह्मणों ने मुझे घेर लिया। उनमें से जो मुझे थोड़ा सुघड़ और सज्जन लगा, उसका घर मैंने पसंद किया। मेरा चुनाव अच्छा सिद्ध हुआ। ब्राह्मण के आंगन में गाय बंधी थी। ऊपर एक कमरा था, उसमें मुझे ठहराया गया। मैंने विधि पूर्वक गंगा स्नान करना चाहा था। पंडे ने सब तैयारी कर दी। मैंने उससे कहा कि मैं 1.25 रुपये से अधिक दक्षिणा नहीं दे सकूंगा, अतएव उसी के लायक तैयारी वह करे। पंडे ने बिना झगड़े मेरी विनती स्वीकार कर ली। वो बोला, हम लोग अमीर गरीब सब लोगों को पूजा तो एक सी ही कराते हैं। दक्षिणा यजमान की इच्छा और शक्ति पर निर्भर करती है। मेरे ख्याल से पंडा जी ने पूजा विधि में कोई गड़बड़ी नहीं की थी। लगभग 12 बजे इससे फुर्सत पाकर मैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गया। वहाँ जो कुछ देखा उसमें मुझे दुख ही हुआ। सन 1991 में जब मैं बम्बई में वकालत करता था, तब एक बार प्रार्थना समाज के मंदिर में काशी की यात्रा विषय पर व्याख्यान सुना था। अतएव थोड़ी निराशा के लिए तो मैं पहले से ही तैयार था, पर वास्तव में जो निराशा हुई वह अपेक्षा से अधिक थी। सकरी फिसलन वाली गली में से होकर जाना था। शांति का तो नाम भी नहीं था। मक्खियों की भिनभिनाहट और यात्रियों और दुकानदारों का कोलाहल मुझे असह्य प्रतीत हुआ। जहाँ मनुष्य ध्यान और भगवत चिंतन की आशा रखता है, वहाँ उसे इनमें से कुछ भी नहीं मिलता। यदि ध्यान की ज़रूरत हो तो वह अपने अंदर में से पाना होगा। अवश्य ही मैंने ऐसे श्रद्धालु लोगों और बहनों को भी देखा था जिन्हें इस बात का बिल्कुल पता न था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वे केवल अपने ध्यान में ही निमग्न थे। पर इसे प्रबंधकों का पुरुषार्थ नहीं माना जा सकता। काशी विश्वनाथ के आसपास शांत, निर्मल, सुगंधित और स्वच्छ वातावरण बाह्य एवं आंतरिक उत्पन्न करना और उसे बनाए रखना प्रबंधकों का कर्तव्य होना चाहिए। इसके बदले वहाँ मैंने ठग दुकानदारों का बाजार देखा, जिसमें नए से नए ढंग की मिठाइयाँ और खिलौने बिकते थे। मंदिर में पहुँचने पर दरवाजे के सामने बदबूदार सड़े हुए फूल मिले। अंदर बढ़िया संगमरमर का फर्श था, पर किसी अंध श्रद्धालु ने उसे रुपयों से जड़वाकर ख़राब कर डाला था और रुपयों में मैल भर गया था। मैं ज्ञानवापी के समीप गया। वहाँ मैंने ईश्वर को खोजा, पर वह न मिला। इससे मैं
मन ही मन शुद्ध हो रहा था। ज्ञानव्यापी के आसपास भी गंदगी देखी। दक्षिणा के रूप में कुछ चढ़ाने की श्रद्धा नहीं थी, इसलिए मैंने सचमुच ही एक पाई चढ़ाई, जिससे पुजारी पंडा जी तमतमा उठे। उन्होंने पाई फेंक दी। 2-4 गालियां देकर बोले, तू यूं अपमान करेगा तो नरक में पड़ेगा। मैं शांत रहा। मैंने कहा, महाराज, मेरा तो जो होना होगा सो होगा, पर आपके मुंह में गाली शोभा नहीं देती। ये पाई लेनी हो तो लीजिए, नहीं तो यह भी हाथ से जाएगी। जा, तेरी पाई मुझे नहीं चाहिए, कहकर उन्होंने मुझे 2-4 और सुना दी। मैं पाई लेकर चल दिया। मैंने माना कि महाराज ने पाई खोई और मैंने बचाई, पर महाराज पाई खोने वाले नहीं थे। उन्होंने मुझे वापस बुलाया और कहा, अच्छा धर दे, मैं तेरे जैसा नहीं होना चाहता। मैं न लूँगा तो तेरा बुरा होगा। मैंने चुपचाप पाई दे दी और लंबी सांस लेकर चल दिया। इसके बाद मैं 2 बार और काशी विश्वनाथ के दर्शन कर चुका हूँ, पर वह तो महात्मा बनने के बाद। अतएव 1902 के अनुभव तो फिर कहाँ से पाता। मेरा दर्शन करने वाले लोग मुझे दर्शन क्यों करने देते। महात्मा के दुख को तो मेरे जैसा महात्मा ही जानता है। अलबत्ता गंदगी और कोलाहल तो मैंने पहले जैसा ही पाया। किसी को भगवान की दया के विषय में शंका हो तो उसे ऐसे तीर्थ क्षेत्र देखने जाने चाहिए। वह महायोगी अपने नाम पर कितना ढोंग, अधर्म, पाखंड इत्यादि सहन करता है। उसने तो कह रखा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्, अर्थात जैसी करनी वैसी ही भरनी। कर्म को मिथ्या कौन कर सकता है। फिर भगवान को बीच में पड़ने की ज़रूरत ही क्या है। वह तो अपने कानून बनाकर निवृत्त सा हो गया है। ये अनुभव लेकर मैं मिसेस बेसेंट के दर्शन करने गया। मैं जानता था कि वे हाल में ही बीमारी से उठी हैं। मैंने अपना नाम भेजा, वे तुरंत आईं। मुझे तो दर्शन करने ही थे, अतएव मैंने कहा, मुझे आपके दुर्बल स्वास्थ्य का पता है, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करने आया हूँ। दुर्बल स्वास्थ्य के रहते हुए भी आपने मुझे मिलने की अनुमति दी, इसी से मुझे संतोष है। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, कहकर मैंने विदा ली। दोस्तों, ये था सत्य के प्रयोग का भाग 3 और उसका अध्याय 20, जिसका शीर्षक था काशी में। इस आत्मकथा का हिंदी अनुवाद किया है श्री काशीनाथ त्रिवेदी जी ने।